भारतीय सिनेमा में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी फिल्मों का एक अलग ही महत्व होता है। हरी हीरा वेरामलू भी एक ऐसी फिल्म में से एक है जिसमें वीरता, त्याग, प्रेम और संघर्ष की गाथा को बड़े पर्दे पर उतारा गया है। यह फिल्म 17वीं शताब्दी के समय की है, जब मुगल साम्राज्य अपने चरम सीमा पर था और दक्षिण भारत में स्वाधीनता की भावना धीरे धीरे जनमसान में पनप रही थी। फिल्म की कहानी वीरमल्लू नाम के एक डकैत से शुरू होती है। समाज उसे एक साधारण चोर समझता है, लेकिन उसके भीतर का उद्देश्य बहुत बड़ा है। वह सिर्फ स्वार्थ या धन कमाने के लिए चोरी नहीं करता, बल्कि अत्याचारियों से लूटकर पीड़ित और गरीबों में बांटता है। इसलिए आम जनता उसे अपना नायक मानती है। यही सोच उसे धीरे धीरे एक डकैत से जननायक और फिर विद्रोही योद्धा के रूप में स्थापित करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हरी हीरा वेरामलू मूवी के बारे में एक डिटेल रिव्यू देंगे और बताएंगे कि यह मूवी कैसी है, आपको देखनी चाहिए या नहीं, और अपना अनुभव भी इस पर प्रकट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कहानी की। तो फिल्म की शुरुआत मुगल साम्राज्य की वैभवशाली छवि के साथ होती है। दिल्ली और आगरा के किलों की शानो शौकत, बादशाह और उनके दरबारियों की राजनीति को दर्शाया गया है। इसी माहौल में दक्षिणी भारत की भूमि पर वीरमलू का प्रवेश होता है। वह छोटे छोटे काफिलों को लूटकर लोगों की मदद करता है। धीरे धीरे कहानी यह बताती कि साधारण डकैत उनके लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वीरमल्लू उनकी नींव हिलाना शुरू कर देता है। फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब वीरमल्लू का मिशन सामने आता है। कोहिनूर हीरा को हासिल करना, या यह हीरा मुगल संतलन की ताकत और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। कहानी का बड़ा हिस्सा मिशन के इर्द गिर्द घूमता है। वीरमल्लू का मानना है कि अगर वह कोहिनूर को जनता के पास वापस लाएगा तो यह एक प्रतीक बनेगा कि मुगल सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। इस मिशन में कई रहस्यमय घटनाएं, गुप्त सुरंगें, षड्यंत्र और राजमहल के भीतर की राजनीति दिखाई जाती है। कहानी केवल युद्ध और विद्रोह तक सीमित नहीं है, इसमें प्रेम की एक मधुर धारा भी बहती है। वीरमल्लू की प्रेमिका का किरदार फिल्म को भावनात्मक गहराई देता है। उनके बीच के रिश्ते में त्याग और संघर्ष साफ दिखाई देता है। इसके अलावा वीरमल्लू का अपने गुरुओं और साथियों के साथ नाता भी फिल्म की आत्मा को मजबूत करता है। फिल्म का क्लाइमेक्स सबसे रोमांचक हिस्सा है, जब वीरमल्लू मुगल किले में प्रवेश करता है और कोहिनूर तक पहुंचने की कोशिश करता है। तब कई अप्रत्यक्ष घटनाएं सामने आती है। तलवारों की टकराहट, धधकते युद्ध और भावनात्मक संघर्ष दर्शकों को स्क्रीन से बांध कर रखते हैं। क्लाइमेक्स में वीरमल्लू केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि जनता की आवाज़ बनकर उभरता है। चाहे वह जीत पाए या हार जाए, लेकिन उसका संदेश यही रहता है कि अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना ही सच्ची वीरता है। कहानी यह संदेश देती है कि एक साधारण इंसान भी अगर निडर होकर अन्याय के खिलाफ खड़ा हो तो वह इतिहास बदल सकता है। वीरमल्लू का सफल डकैत से नायक और फिर स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाले योद्धा तक प्रेरणा देता है। यह फिल्म न सिर्फ एक ऐतिहासिक साहसिक यात्रा है, बल्कि इसमें भारतीय संस्कृति, परंपरा और आज़ादी की चाह की झलक भी मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के प्रस्तुति और निर्देशन के बारे में। भारतीय सिनेमा में जब भी कोई ऐतिहासिक पीरियड ड्रामा फिल्म बनती है तो उस पर दर्शकों की उम्मीद स्वाभाविक रूप से बहुत बढ़ जाती है। हरी हरा वीरामलू उन्हीं फिल्मों में से एक है जिसे भव्यता, कहानी और तकनीकी प्रस्तुति के संतुलन के साथ तैयार किया गया है। निर्देशक क्रिस जगलार्मुडी इस फिल्म के पीछे की सबसे मजबूत कड़ी है।
उन्होंने इस फिल्म को केवल एक एक्शन ड्रामा के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास और लोक कथाओं से प्रेरित एक विजुअल अनुभव के रूप में रचा है। निर्देशक कृष्ण और का दृष्टिकोण इस फिल्म में साफ नजर आता है। उन्होंने कोशिश की है कि इस फिल्म केवल एक नायक की कहानी न बनकर उस दौर की राजनीतिक संस्कृति और संघर्ष भी झलक भी बने। फिल्म की हर फ्रेम में भव्यता और ऐतिहासिक गहराई झलकती है। किरदारों को सिर्फ संवाद से नहीं, बल्कि उन्हें हाव भाव, पोशाक और माहौल से जिंदा किया गया है। निर्देशक ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है कि कहानी रोमांचक हो, लेकिन अत्यधिक काल्पनिक न लगे। उनकी सबसे बड़ी सफलता यह है कि उन्होंने फिल्म को संतुलित रखा। कहीं भी कहानी दृश्य प्रभावों से बोझ तले दबती नहीं है और न ही तकनीकी पक्ष से आगे बढ़ता है। फिल्म की प्रस्तुति इतनी शानदार है कि यह दर्शकों को सीधे 17वीं शताब्दी के माहौल में खींच ले जाती है। भव्य सेट और लोकेशन, किले, दरबार, युद्ध भूमि और गांव के दृश्य बेहद असली लगते हैं। आर्ट डायरेक्शन ने फिल्म को ऐतिहासिक वैभव प्रदान किया है। कॉस्ट्यूम डिजाइन, वीरमल्लु, मुगल शासक, सेनापति और आम जनता, सभी के पहनावे इतने बारीकी से बनाए गए हैं कि दर्शक उस युग की असलियता को महसूस कर सके। सिनेमेटोग्राफी, कैमरा एंगल्स और लाइटिंग ने फिल्म को सिनेमाई वैभव दिया है। कई दृश्यों में वाइड शॉट्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिससे युद्ध और भी भव्य लगते हैं। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर, संगीत फिल्म का दिल है। जब युद्ध होता है तो गूंजते हैं ढोल, नगाड़े वाले माहौल को और तीव्र बना देते हैं। वहीं भावनात्मक दृश्यों में संगीत दिल को छू जाते हैं। फिल्म का एक बड़ा आकर्षण इसके एक्शन सीक्वेंस है। निर्देशक ने तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध दृश्य इतने दमदार तरीके से फिल्माए हैं कि वे दर्शकों की धड़कनें तेज कर देते हैं। एक्शन में रियल स्टंट्स और वीएफएक्स का शानदार संतुलन देखने को मिलता है। खासकर वह दृश्य जब वीरमल्लु मुगल किले में घुसता है, उसकी कोरियोग्राफी अद्भुत है। वीएफएक्स का उपयोग कहीं भी ओवरडोज की तरह नहीं लगता, बल्कि प्राकृतिक तरीके से कहानी को मजबूती देता है। निर्देशन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हर किरदार को बराबर महत्व दिया गया है। वीरमल्लु यानी पवन कल्याण को एक डकैत से योद्धा और फिर नायक तक का सफर इतने खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि दर्शक उससे जुड़ जाते हैं। मुगल दरबार के पात्रों को भी केवल विलेन की तरह नहीं दिखाया गया, बल्कि उनके राजनीतिक षड्यंत्र, मानसिकता और महत्वाकांक्षा को भी गहराई दी गई है। महिला किरदारों को भावनात्मक मजबूती दी गई है, जो फिल्मों को संतुलित बनाए रखता है। प्रस्तुति का सबसे प्रभावशाली पहलू है फिल्म की ऐतिहासिक को केवल बता नहीं देती, बल्कि दिखाती है। दरबार की राजनीति, शाही खजाने का वैभव और जनता का संघर्ष, यह सब इतने असली लगते हैं कि दर्शक खुद को उस युग का हिस्सा मानने लगते हैं। निर्देशक ने कोहिनूर हीरे जैसे प्रतीक को कहानी का केंद्र बनाकर फिल्म को और भी आकर्षक बना दिया गया। फिल्म में केवल युद्ध और राजनीतिक नहीं है, बल्कि प्रेम, त्याग और बलिदान की भावनाएं भी निर्देशक ने बारीकी से पेश किया है। प्रेम कहानी को हल्के अंदाज में नहीं, बल्कि गहराई और संघर्ष के साथ दिखाया गया है। कई दृश्य ऐसे हैं जहां संवाद कम और भावनात्मक अभिव्यक्ति ज़्यादा काम करती है। यह निर्देशक की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इतिहास आधारित फिल्मों को बनाना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें शोध, तकनीकी कौशल और कलात्मक दृष्टि तीनों का तालमेल चाहिए। उन्होंने फिल्म को केवल एक्शन एडवेंचर नहीं बनाए, बल्कि उसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चेतना का आईना बनाया।
उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि दर्शक फिल्म को देखते हुए भी बोर नहीं होते। निर्देशक कृषि जगलार मुड्डी की यह प्रस्तुति भारतीय सिनेमा के लिए एक कीमती योगदान कही जा सकती है। उन्होंने हरिहरा वीरामलू को एक सिनेमाई अनुभव दिया है जो दर्शकों को केवल मनोरंजन ही नहीं देता बल्कि इतिहास और संस्कृति से भी जोड़ता है। फिल्म का निर्देशन गहराई, भव्यता और भावनात्मक संतुलन का उत्तम उदाहरण है। प्रस्तुति इतनी प्रभावशाली है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी इसके दृश्य और संवाद लंबे समय तक दर्शकों की स्मृति में बने रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। हरिहरा वीरामलू, जिसका फुल टाइटल है हरिहरा वीरामलू पार्ट 1 स्क्वाड वर्सेस स्पिरिट, वर्ष 2025 में रिलीज हुई तेलुगु ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म पवन कल्याण की वापसी का प्रतीक भी उम्मीद थी और इसे उच्च स्तर की तकनीकी प्रस्तुति के साथ बड़ी उम्मीदों के साथ पेश किया गया था। फिल्म का बजट लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच में अनुमान बताया गया है, जो इसे तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। यह गेम चेंजर जैसे अन्य बड़े प्रोजेक्टों के ठीक पीछे 8वें नंबर पर आता है। ऐसी भारी लागत फिल्मों में भव्य सेट, विस्तृत लोकेशन, उच्च स्तरीय वीएफएक्स और बड़े कलाकारों की फीस जैसी चीज़ों शामिल होती है। यह बजट दर्शाता है कि मेकर्स ने फिल्म को एक पैन इंडिया विशेषतावली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रस्तुति देने की महत्वाकांक्षा रखी है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 43 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, जो पवन कल्याण की फिल्मों में एक शानदार शुरुआत थी। केवल तेलुगु राज्यों से आए दिनों में भारी खर्च के बावजूद यह शुरुआत दर्शाती है कि स्टार की फैन फॉलोइंग और भारी प्रचार रणनीति ने शुरुआती उत्साह पैदा किया। वहीं एक अन्य रिपोर्ट में पहले दिन ग्रॉस कलेक्शन को 70 करोड़ बताया गया है, जो प्रीमियर शो और अलग अलग क्षेत्रीय खर्चों का कुल हो सकता है। तीसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म ने 9.86 करोड़ का कलेक्शन किया, शुक्रवार के मुकाबले बढ़त के साथ, लेकिन मध्यकालीन दर्शक रुचि की कमी का संकेत भी। सप्ताह का अंत आते यानी 7 दिन तक फिल्म ने लगभग 80.35 करोड़ का नेट इंडियन कलेक्शन कर लिया। फिर आगे सप्ताह में गिरावट तेज हो गई। 8वें दिन पर फिल्म केवल 35 लाख यानी 0.35 करोड़ की कमाई की। 2 सप्ताह बाद यानी 17वां दिन तक का नेट कलेक्शन 85.99 करोड़ 101.46 करोड़ ग्रॉस इंडियन कलेक्शन था। इसने बजट के लगभग 29-31% ही कवर किया। 14वें दिन में दुनिया भर के फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 114.22 करोड़ रहा, जिससे भारत का हिस्सा लगभग 99.72 करोड़ और विदेशी बाजारों में 14.50 करोड़ रहा। हालांकि यह आंकड़े फिल्म को तेलुगु सिनेमा की टॉप 10 में फिर भी ऊपर बनाए रखते हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से यह अप्रत्याशित रूप से कमजोर प्रदर्शन था। जब तुलना की जाए तो 250 से 300 करोड़ बजट में केवल 106 करोड़ की वसूली एक भारी घाटा दर्शाती है। यदि वाइज यानी विभेदित ग्रॉस, नेट और अंतर्राष्ट्रीय हिस्से को मिलाए, फिर भी फिल्म कुल बजट के करीब 35 से 40% तक ही पहुंच सकी। इसका मतलब यह है कि व्यावसायिक विफलता के दायरे में आती है। ट्रेंड्स और नेट और कलेक्शन की निरंतर गिरावट से प्रभावी होकर निर्माताओं ने टिकट की कीमत घटा दी ताकि दर्शकों को आकर्षित किया जा सके। इसके साथ ही प्रचार अभियान भी धीमा पड़ा, जिससे और अधिक गिरावट हुई।
जब फिल्म व्यावसायिक रूप से कमजोर साबित हो रही थी, वीएफएक्स की क्वालिटी पर भी आलोचना हुई। निर्देशक ज्योति कृष्णन ने स्वीकार किया कि कुछ सीजीआई काम कमजोर थे, मगर कहानी की आत्मा और कथानक में वह मजबूती बरकरार थी। रिलीज के लगभग एक महीने बाद फिल्म प्राइम वीडियो पर 20 अगस्त 2025 पर से उपलब्ध हुई। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म एक नया जीवन पा सकती है, जहां बिना बड़े तत्कालिक आर्थिक दबाव के दर्शकों के घर तक पहुंच बनाई। बजट लगभग 250 से 300 करोड़ थे, बहुत ही उच्च स्तर का उत्पादन। शुरुआती दिन में 43 से 70 करोड़ का ग्रॉस प्रभावशाली लेकिन टिकाऊ नहीं। रचना लगातार गिरावट, डे 7 तक 80 करोड़, डे 17 तक 86 करोड़ का नेट कलेक्शन। तो कुल मिलाकर बात करें व्यवसायिक मूल्यांकन, बड़े पैमाने पर घाटा, बजट का केवल 30 से 40% ही रिकवरी कर पाई। फिल्म की कमियां भी वीएफएक्स क्वालिटी, प्रचार में कमी, दर्शकों का घटता उत्साह। तो दोस्तों कुल मिलाकर फिल्म सिर्फ आंकड़ों से ही स्पष्ट है कि हरिहरा वीरामलू बजट और बॉक्स ऑफिस दृष्टिकोण से एक महंगी मिसफायर रही। लगभग 300 करोड़ के बजट में भी 100 करोड़ से अधिक कमाना प्रोडक्शन हाउस के लिए भारी वित्तीय झटका है। फिर भी इसे पीएमएवीओडी पर रिलीज करके फिल्म को एक दूसरा मौका मिला। भले सिनेमा हॉल में इसका असर कम था, डिजिटल दर्शकों के बीच इसका प्रभाव देखा जाना बाकी है। दोस्तों कुल मिलाकर यह फिल्म एक घाटे का सौदा हो रही है, क्योंकि इस फिल्म का बजट लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 100 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया, जिससे इसका रिकवरी लगभग 30 से 40% ही रिकवर हो गया इसका बजट, जो एक घाटे का सौदा लगता है। दोस्तों अब बात करते हैं मूवी की कमजोरी और उसकी अच्छाइयों के बारे में। भारतीय सिनेमा में पीरियड ड्रामा और ऐतिहासिक एक्शन फिल्मों का हमेशा एक खास महत्व रहा है। हरिहरा वीरामलू भी उसी श्रेणी की फिल्म है, जिसका बजट बहुत ही बड़ा था और जिसकी उम्मीद दर्शकों के और भी ज्यादा थी। इस फिल्म को लेकर स्टार पावर, भव्य सेट्स, ऐतिहासिक कहानी और निर्देशन की वजह से दर्शकों को काफी उत्सुकता थी। हालांकि रिलीज के बाद इस फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। आइए देखते हैं इसमें क्या अच्छाइयाँ थी और क्या कमजोरियाँ सामने आई। फिल्म की अच्छाइयों की बात करें तो पवन कल्याण का दमदार प्रदर्शन फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। इसका लीड एक्टर पवन कल्याण, उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना प्रभावशाली है कि दर्शक उनके एंट्री से लेकर क्लाइमेक्स तक जुड़े रहते हैं। वीरमलू के किरदार में उन्होंने करिश्माई और विद्रोही योद्धा की छवि को अच्छे से निभाया। उनके फाइट सीक्वेंस और इमोशनल डायलॉग्स दोनों ही दर्शकों को प्रभावित करते हैं। फिल्म का बजट बहुत ऊंचा रखा गया था और उसका असर आर्ट डायरेक्शन व सेट डिजाइन पर साफ दिखता है। मुगल दरबार, विशाल युद्ध भूमियां और राजमहल की सजावट बेहद आकर्षक लगती है। कॉस्ट्यूम बहुत बारीकी और ऐतिहासिक यथार्थ से मेल खाते हुए बनाए गए हैं। तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध के दृश्य प्रभावशाली है। निर्देशक ने कई जगह वास्तविक स्टंट्स का इस्तेमाल किया है, जिससे सीन्स और भी असली लगते हैं। खासकर किले में घुसपैठ वाले सीक्वेंस को दर्शकों ने खूब सराहा। युद्ध और एक्शन के दौरान बजता बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों की धड़कन तेज कर देता है। भावनात्मक दृश्यों में संगीत माहौल को और गहरा बना देता है। फिल्म का मूल प्लॉट एक डकैत से जननायक बनने तक की यात्रा और कोहिनूर हीरो के मिशन पर केंद्रित कहानी दर्शकों को आकर्षित करता है। इसमें त्याग, संघर्ष और विद्रोह का संदेश छिपा है, जो इसे प्रेरणादायक बनाता है।
यह फिल्म सिर्फ तेलुगु दर्शकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा में भी रिलीज हुई। इसने दक्षिण और उत्तरी भारत दर्शकों को जोड़ने का प्रयास किया। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की कमजोरी के बारे में। फिल्म का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसका विजुअल इफेक्ट्स। कई जगह सीजीआई अधूरा और कमजोर दिखाया गया है, खासकर युद्ध के बड़े दृश्यों और बैकग्राउंड में। दर्शकों ने सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर काफी ट्रोल भी किया। इतने बड़े बजट की फिल्म में वीएफएक्स की क्वालिटी कमजोर क्यों रही? फिल्म के पहले हाफ में कहानी आकर्षक लगती है, लेकिन दूसरे हाफ में कई जगह फिल्म खींचती हुई से महसूस होती है। कुछ दृश्यों में को छोटा किया जा सकता था ताकि फिल्म और कॉम्पैक्ट और तेज लगती। हालांकि फिल्म की आत्मा मजबूत थी, लेकिन कई मोड्स ऐसे थे जो दर्शक को पहले से अंदाजा लग जाते थे। ऐतिहासिक फिक्शन होने के बावजूद इसमें नएपन की कमी दिखाई दी। फिल्म में कुछ बेहतरीन कलाकार थे, लेकिन उन्हें पर्याप्त स्क्रीन टाइम या गहराई नहीं मिली। विरोधी किरदार कहीं कहीं सतही लगे। फिल्म में कई डायलॉग्स दमदार थे, लेकिन कुछ जगह संवाद सामान्य और फीके लगते हैं। वीर मल्लू जैसे किरदार और भी अधिक यादगार बन सकता था अगर हर दृश्य में मजबूत डायलॉग राइटिंग होती। 250 से 300 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने खर्च का केवल 30 से 35% ही वसूल कर सकी। डे वन की धमाकेदार कमाई के बाद फिल्म तेजी से गिरने लगी। कमजोर प्रचार, मिश्रित रिव्यू और प्रतिस्पर्धी फिल्मों की मौजूदगी ने भी इसे पीछे ढकेला। अगर अच्छाई और कमजोरी को तुलना में देखें तो साफ है, प्रस्तुति और भव्यता फिल्म की सबसे बड़ी ताकत रही। तकनीकी खामियां, वीएफएक्स, एडिटिंग इसे कमजोर बना गई। स्टार पावर और एक्शन दर्शकों को आकर्षित करते हैं, बॉक्स ऑफिस विफलता इसके प्रभाव को घटा देती है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि हरी हीरा वड़ा मल्लू एक ऐसी फिल्म है जिसमें अच्छाई और कमजोरियां दोनों ही बराबरी है। अच्छाई पवन कल्याण का करिश्मा, दमदार एक्शन, ऐतिहासिक कहानी और भव्य प्रस्तुति। कमजोर वीएफएक्स, धीमी गति, अधूरी कहानी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप। अगर तकनीकी पक्ष और मजबूती बनाया जाता और कहानी को थोड़ी और कसावट दी जाती तो यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट साबित हो सकती थी। फिर भी यह फिल्म दर्शाती है कि बड़े बजट और भव्य सेट से ज्यादा जरूरी है कसावट वाली कहानी, दमदार तकनीकी और निष्पादन और मजबूत पटकथा। दोस्तों, कुल मिलाकर यही थी हमारे इस मूवी पर कुछ रिव्यू। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। भारतीय सिनेमा में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी फिल्मों का एक अलग ही महत्व होता है। हरी हीरा वेरामलू भी एक ऐसी फिल्म में से एक है जिसमें वीरता, त्याग, प्रेम और संघर्ष की गाथा को बड़े पर्दे पर उतारा गया है। यह फिल्म 17वीं शताब्दी के समय की है, जब मुगल साम्राज्य अपने चरम सीमा पर था और दक्षिण भारत में स्वाधीनता की भावना धीरे धीरे जनमसान में पनप रही थी। फिल्म की कहानी वीरमल्लू नाम के एक डकैत से शुरू होती है। समाज उसे एक साधारण चोर समझता है, लेकिन उसके भीतर का उद्देश्य बहुत बड़ा है। वह सिर्फ स्वार्थ या धन कमाने के लिए चोरी नहीं करता, बल्कि अत्याचारियों से लूटकर पीड़ित और गरीबों में बांटता है। इसलिए आम जनता उसे अपना नायक मानती है। यही सोच उसे धीरे धीरे एक डकैत से जननायक और फिर विद्रोही योद्धा के रूप में स्थापित करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हरी हीरा वेरामलू मूवी के बारे में एक डिटेल रिव्यू देंगे और बताएंगे कि यह मूवी कैसी है, आपको देखनी चाहिए या नहीं,
और अपना अनुभव भी इस पर प्रकट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कहानी की। तो फिल्म की शुरुआत मुगल साम्राज्य की वैभवशाली छवि के साथ होती है। दिल्ली और आगरा के किलों की शानो शौकत, बादशाह और उनके दरबारियों की राजनीति को दर्शाया गया है। इसी माहौल में दक्षिणी भारत की भूमि पर वीरमलु का प्रवेश होता है। वह छोटे छोटे काफिलों को लूटकर लोगों की मदद करता है। धीरे धीरे कहानी यह बताती है कि वीरमल्लू का असली मकसद केवल डकैत बने रहना नहीं है, बल्कि मुगल सल्तनत की निःशंस नीतियों का मुकाबला करना है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण यह है इसमें ऐतिहासिक तथ्यों और लोक कथाओं का मेल दिखाया गया है, जिससे कहानी दर्शकों के लिए रोमांचक बनती है। वीरमल्लू एक ऐसा किरदार है जिसमें विद्रोही स्वभाव के साथ साथ संवेदनशीलता भी झलकती है। एक तरफ वह तलवार और तीर से दुश्मनों को परास्त करता है, तो दूसरी तरफ मासूम बच्चों और गरीबों के आंसू पोंछता है। यही द्वंद्व उसका चरित्र और भी गहरा बना देता है। मुगल सल्तनत से टकराव। फिल्म का मुख्य टकराव वीरमल्लू और मुगल साम्राज्य के बीच होता है। मुगल दरबार को जब पता चलता है कि दक्षिण भारत में एक विद्रोही उनके खजानों और प्रतिष्ठा को चुनौती दे रहा है, तो वे उसे खत्म करने का आदेश देते हैं। इसके बाद कहानी में कई युद्ध योजनाएं और धोखे सामने आते हैं। मुगल बादशाह और उनके सेनापतियों को लगता है कि एक साधारण डकैत उनके लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वीरमल्लू उनकी नींव हिलाना शुरू कर देता है। फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब वीरमल्लू का मिशन सामने आता है। कोहिनूर हीरा को हासिल करना, या यह हीरा मुगल सल्तनत की ताकत और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। कहानी का बड़ा हिस्सा मिशन के इर्द गिर्द घूमता है। वीरमल्लू का मानना है कि अगर वह कोहिनूर को जनता के पास वापस लाएगा, तो यह एक प्रतीक बनेगा कि मुगल सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। इस मिशन में कई रहस्यमय घटनाएं, गुप्त सुरंगें, षड्यंत्र और राजमहल के भीतर की राजनीति दिखाई जाती है। कहानी केवल युद्ध और विद्रोह तक सीमित नहीं है, इसमें प्रेम की एक मधुर धारा भी बहती है। वीरमल्लू की प्रेमिका का किरदार फिल्म को भावनात्मक गहराई देता है। उनके बीच के रिश्ते में त्याग और संघर्ष साफ दिखाई देता है। इसके अलावा वीरमल्लू का अपने गुरुओं और साथियों के साथ नाता भी फिल्म की आत्मा को मजबूत करता है। फिल्म का क्लाइमेक्स सबसे रोमांचक हिस्सा है, जब वीरमल्लू मुगल किले में प्रवेश करता है और कोहिनूर तक पहुंचने की कोशिश करता है। तब कई अप्रत्यक्ष घटनाएं सामने आती है। तलवारों की टकराहट, धधकते युद्ध और भावनात्मक संघर्ष दर्शकों को स्क्रीन से बांध कर रखते हैं। क्लाइमेक्स में वीरमल्लू केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि जनता की आवाज़ बनकर उभरता है। चाहे वह जीत पाए या हार जाए, लेकिन उसका संदेश यही रहता है कि अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना ही सच्ची वीरता है। कहानी यह संदेश देती है कि एक साधारण इंसान भी अगर निडर होकर अन्याय के खिलाफ खड़ा हो, तो वह इतिहास बदल सकता है। वीरमल्लू का सफल डकैत से नायक और फिर स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाले योद्धा तक प्रेरणा देता है। यह फिल्म न सिर्फ एक ऐतिहासिक साहसिक यात्रा है, बल्कि इसमें भारतीय संस्कृति, परंपरा और आज़ादी की चाह की झलक भी मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के प्रस्तुति और निर्देशन के बारे में। भारतीय सिनेमा में जब भी कोई ऐतिहासिक पीरियड ड्रामा फिल्म बनती है, तो उस पर दर्शकों की उम्मीद स्वाभाविक रूप से बहुत बढ़ जाती है। हरिहरा वीरमल्लू उन्हीं फिल्मों में से एक है जिसे भव्यता, कहानी और तकनीकी प्रस्तुति के संतुलन के साथ तैयार किया गया है। निर्देशक क्रिस जगलार्मुडी इस फिल्म के पीछे की सबसे मजबूत कड़ी है।
उन्होंने इस फिल्म को केवल एक एक्शन ड्रामा के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास और लोक कथाओं से प्रेरित एक विजुअल अनुभव के रूप में रचा है। निर्देशक कृष्ण और का दृष्टिकोण इस फिल्म में साफ नजर आता है। उन्होंने कोशिश की है कि इस फिल्म केवल एक नायक की कहानी न बनकर उस दौर की राजनीतिक संस्कृति और संघर्ष भी झलक भी बने। फिल्म की हर फ्रेम में भव्यता और ऐतिहासिक गहराई झलकती है। किरदारों को सिर्फ संवाद से नहीं, बल्कि उन्हें हाव भाव, पोशाक और माहौल से जिंदा किया गया है। निर्देशक ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है कि कहानी रोमांचक हो, लेकिन अत्यधिक काल्पनिक न लगे। उनकी सबसे बड़ी सफलता यह है कि उन्होंने फिल्म को संतुलित रखा। कहीं भी कहानी दृश्य प्रभावों से बोझ तले दबती नहीं है और न ही तकनीकी पक्ष से आगे बढ़ता है। फिल्म की प्रस्तुति इतनी शानदार है कि यह दर्शकों को सीधे 17वीं शताब्दी के माहौल में खींच ले जाती है। भव्य सेट और लोकेशन, किले, दरबार, युद्ध भूमि और गांव के दृश्य बेहद असली लगते हैं। आर्ट डायरेक्शन ने फिल्म को ऐतिहासिक वैभव प्रदान किया है। कॉस्ट्यूम डिजाइन, वीरमल्लू, मुगल शासक, सेनापति और आम जनता सभी के पहनावे इतने बारीकी से बनाए गए हैं कि दर्शक उस युग की असलियता को महसूस कर सके। सिनेमेटोग्राफी, कैमरा एंगल्स और लाइटिंग ने फिल्म को सिनेमाई वैभव दिया है। कई दृश्यों में वाइड शॉट्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिससे युद्ध और भी भव्य लगते हैं। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर, संगीत फिल्म का दिल है। जब युद्ध होता है तो गूंजते हैं ढोल, नगाड़े वाले माहौल को और तीव्र बना देते हैं। वहीं भावनात्मक दृश्यों में संगीत दिल को छू जाते हैं। फिल्म का एक बड़ा आकर्षण इसके एक्शन सीक्वेंस है। निर्देशक ने तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध दृश्य इतने दमदार तरीके से फिल्माए हैं कि वे दर्शकों की धड़कनें तेज कर देते हैं। एक्शन में रियल स्टंट्स और वीएफएक्स का शानदार संतुलन देखने को मिलता है। खासकर वह दृश्य जब वीरमल्लू मुगल किले में घुसता है, उसकी कोरियोग्राफी अद्भुत है। वीएफएक्स का उपयोग कहीं भी ओवरडोज की तरह नहीं लगता, बल्कि प्राकृतिक तरीके से कहानी को मजबूती देता है। निर्देशन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हर किरदार को बराबर महत्व दिया गया है। वीरमल्लू यानी पवन कल्याण को एक डकैत से योद्धा और फिर नायक तक का सफर इतने खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि दर्शक उससे जुड़ जाते हैं। मुगल दरबार के पात्रों को भी केवल विलेन की तरह नहीं दिखाया गया, बल्कि उनके राजनीतिक षड्यंत्र, मानसिकता और महत्वाकांक्षा को भी गहराई दी गई है। महिला किरदारों को भावनात्मक मजबूती दी गई है, जो फिल्मों को संतुलित बनाए रखता है। प्रस्तुति का सबसे प्रभावशाली पहलू है फिल्म की ऐतिहासिक को केवल बता नहीं देती, बल्कि दिखाती है। दरबार की राजनीति, शाही खजाने का वैभव और जनता का संघर्ष, यह सब इतने असली लगते हैं कि दर्शक खुद को उस युग का हिस्सा मानने लगते हैं। निर्देशक ने कोहिनूर हीरे जैसे प्रतीक को कहानी का केंद्र बनाकर फिल्म को और भी आकर्षक बना दिया गया। फिल्म में केवल युद्ध और राजनीतिक नहीं है, बल्कि प्रेम, त्याग और बलिदान की भावनाएं भी निर्देशक ने बारीकी से पेश किया है। प्रेम कहानी को हल्के अंदाज में नहीं, बल्कि गहराई और संघर्ष के साथ दिखाया गया है। कई दृश्य ऐसे हैं जहां संवाद कम और भावनात्मक अभिव्यक्ति ज़्यादा काम करती है। यह निर्देशक की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इतिहास आधारित फिल्मों को बनाना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें शोध, तकनीकी कौशल और कलात्मक दृष्टि तीनों का तालमेल चाहिए। उन्होंने फिल्म को केवल एक्शन एडवेंचर नहीं बनाए, बल्कि उसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चेतना का आईना बनाया।
उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि दर्शक फिल्म को देखते हुए भी बोर नहीं होते। निर्देशक कृषि जगलार मुड्डी की यह प्रस्तुति भारतीय सिनेमा के लिए एक कीमती योगदान कही जा सकती है। उन्होंने हरिहरा वीरामलू को एक सिनेमाई अनुभव दिया है जो दर्शकों को केवल मनोरंजन ही नहीं देता बल्कि इतिहास और संस्कृति से भी जोड़ता है। फिल्म का निर्देशन गहराई, भव्यता और भावनात्मक संतुलन का उत्तम उदाहरण है। प्रस्तुति इतनी प्रभावशाली है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी इसके दृश्य और संवाद लंबे समय तक दर्शकों की स्मृति में बने रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। हरिहरा जिसका फुल टाइटल है हरिहरा वीरामलू पार्ट 1 स्क्वाड वर्सेस स्पिरिट, वर्ष 2025 में रिलीज हुई तेलुगु ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म पवन कल्याण की वापसी का प्रतीक भी उम्मीद थी और इसे उच्च स्तर की तकनीकी प्रस्तुति के साथ बड़ी उम्मीदों के साथ पेश किया गया था। फिल्म का बजट लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच में अनुमान बताया गया है, जो इसे तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। यह गेम चेंजर जैसे अन्य बड़े प्रोजेक्टों के ठीक पीछे 8वें नंबर पर आता है। ऐसी भारी लागत फिल्मों में भव्य सेट, विस्तृत लोकेशन, उच्च स्तरीय वीएफएक्स और बड़े कलाकारों की फीस जैसी चीज़ों शामिल होती है। यह बजट दर्शाता है कि मेकर्स ने फिल्म को एक पैन इंडिया विशेषतावली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रस्तुति देने की महत्वाकांक्षा रखी है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 43 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, जो पवन कल्याण की फिल्मों में एक शानदार शुरुआत थी। केवल तेलुगु राज्यों से आए दिनों में भारी खर्च के बावजूद यह शुरुआत दर्शाती है कि स्टार की फैन फॉलोइंग और भारी प्रचार रणनीति ने शुरुआती उत्साह पैदा किया। वहीं एक अन्य रिपोर्ट में पहले दिन ग्रॉस कलेक्शन को 70 करोड़ बताया गया है, जो प्रीमियर शो और अलग अलग क्षेत्रीय खर्चों का कुल हो सकता है। तीसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म ने 9.86 करोड़ का कलेक्शन किया, शुक्रवार के मुकाबले बढ़त के साथ, लेकिन मध्यकालीन दर्शक रुचि की कमी का संकेत भी। सप्ताह का अंत आते यानी 7 दिन तक फिल्म ने लगभग 80.35 करोड़ का नेट इंडियन कलेक्शन कर लिया। फिर आगे सप्ताह में गिरावट तेज हो गई। 8वें दिन पर फिल्म केवल 35 लाख यानी 0.35 करोड़ की कमाई की। 2 सप्ताह बाद यानी 17वां दिन तक का नेट कलेक्शन 85.99 करोड़ 101.46 करोड़ ग्रॉस इंडियन कलेक्शन था। इसने बजट के लगभग 29-31% ही कवर किया। 14वें दिन में दुनिया भर के फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 114.22 करोड़ रहा, जिससे भारत का हिस्सा लगभग 99.72 करोड़ और विदेशी बाजारों में 14.50 करोड़ रहा। हालांकि यह आंकड़े फिल्म को तेलुगु सिनेमा की टॉप 10 में फिर भी ऊपर बनाए रखते हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से यह अप्रत्याशित रूप से कमजोर प्रदर्शन था। जब तुलना की जाए तो 250 से 300 करोड़ बजट में केवल 106 करोड़ की वसूली एक भारी घाटा दर्शाती है। यदि वाइज यानी विभेदित ग्रॉस, नेट और अंतर्राष्ट्रीय हिस्से को मिलाए, फिर भी फिल्म कुल बजट के करीब 35 से 40% तक ही पहुंच सकी। इसका मतलब यह है कि व्यावसायिक विफलता के दायरे में आती है। ट्रेंड्स और नेट और कलेक्शन की निरंतर गिरावट से प्रभावी होकर निर्माताओं ने टिकट की कीमत घटा दी ताकि दर्शकों को आकर्षित किया जा सके। इसके साथ ही प्रचार अभियान भी धीमा पड़ा, जिससे और अधिक गिरावट हुई।
जब फिल्म व्यावसायिक रूप से कमजोर साबित हो रही थी, वीएफएक्स की क्वालिटी पर भी आलोचना हुई। निर्देशक ज्योति कृष्णन ने स्वीकार किया कि कुछ सीजीआई काम कमजोर थे, मगर कहानी की आत्मा और कथानक में वह मजबूती बरकरार थी। रिलीज के लगभग एक महीने बाद फिल्म प्राइम वीडियो पर 20 अगस्त 2025 पर से उपलब्ध हुई। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म एक नया जीवन पा सकती है, जहां बिना बड़े तत्कालिक आर्थिक दबाव के दर्शकों के घर तक पहुंच बनाई। बजट लगभग 250 से 300 करोड़ थे, बहुत ही उच्च स्तर का उत्पादन। शुरुआती दिन में 43 से 70 करोड़ का ग्रॉस प्रभावशाली लेकिन टिकाऊ नहीं। रचना लगातार गिरावट, डे 7 तक 80 करोड़, डे 17 तक 86 करोड़ का नेट कलेक्शन। तो कुल मिलाकर बात करें व्यवसायिक मूल्यांकन, बड़े पैमाने पर घाटा, बजट का केवल 30 से 40% ही रिकवरी कर पाई। फिल्म की कमियां वीएफएक्स क्वालिटी, प्रचार में कमी, दर्शकों का घटता उत्साह। तो दोस्तों कुल मिलाकर फिल्म सिर्फ आंकड़ों से ही स्पष्ट है कि हरिहरा वीरामलू बजट और बॉक्स ऑफिस दृष्टिकोण से एक महंगी मिसफायर रही। लगभग 300 करोड़ के बजट में भी 100 करोड़ से अधिक कमाना प्रोडक्शन हाउस के लिए भारी वित्तीय झटका है। फिर भी इसे पीएमएवीओडी पर रिलीज करके फिल्म को एक दूसरा मौका मिला। भले सिनेमा हॉल में इसका असर कम था, डिजिटल दर्शकों के बीच इसका प्रभाव देखा जाना बाकी है। दोस्तों कुल मिलाकर यह फिल्म एक घाटे का सौदा हो रही है, क्योंकि इस फिल्म का बजट लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 100 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया, जिससे इसका रिकवरी लगभग 30 से 40% ही रिकवर हो गया इसका बजट, जो एक घाटे का सौदा लगता है। दोस्तों अब बात करते हैं मूवी की कमजोरी और उसकी अच्छाइयों के बारे में। भारतीय सिनेमा में पीरियड ड्रामा और ऐतिहासिक एक्शन फिल्मों का हमेशा एक खास महत्व रहा है। हरिहरा वीरामलू भी उसी श्रेणी की फिल्म है, जिसका बजट बहुत ही बड़ा था और जिसकी उम्मीद दर्शकों के और भी ज्यादा थी। इस फिल्म को लेकर स्टार पावर, भव्य सेट्स, ऐतिहासिक कहानी और निर्देशन की वजह से दर्शकों को काफी उत्सुकता थी। हालांकि रिलीज के बाद इस फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। आइए देखते हैं इसमें क्या अच्छाइयाँ थी और क्या कमजोरियाँ सामने आई। फिल्म की अच्छाइयों की बात करें तो पवन कल्याण का दमदार प्रदर्शन फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। इसका लीड एक्टर पवन कल्याण, उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना प्रभावशाली है कि दर्शक उनके एंट्री से लेकर क्लाइमेक्स तक जुड़े रहते हैं। वीरमलू के किरदार में उन्होंने करिश्माई और विद्रोही योद्धा की छवि को अच्छे से निभाया। उनके फाइट सीक्वेंस और इमोशनल डायलॉग्स दोनों ही दर्शकों को प्रभावित करते हैं। फिल्म का बजट बहुत ऊंचा रखा गया था और उसका असर आर्ट डायरेक्शन व सेट डिजाइन पर साफ दिखता है। मुगल दरबार, विशाल युद्ध भूमियां और राजमहल की सजावट बेहद आकर्षक लगती है। कॉस्ट्यूम बहुत बारीकी और ऐतिहासिक यथार्थ से मेल खाते हुए बनाए गए हैं। तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध के दृश्य प्रभावशाली है। निर्देशक ने कई जगह वास्तविक स्टंट्स का इस्तेमाल किया है, जिससे सीन्स और भी असली लगते हैं। खासकर किले में घुसपैठ वाले सीक्वेंस को दर्शकों ने खूब सराहा। युद्ध और एक्शन के दौरान बजता बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों की धड़कन तेज कर देता है। भावनात्मक दृश्यों में संगीत माहौल को और गहरा बना देता है। फिल्म का मूल प्लॉट एक डकैत से जननायक बनने तक की यात्रा और कोहिनूर हीरो के मिशन पर केंद्रित कहानी दर्शकों को आकर्षित करता है। इसमें त्याग, संघर्ष और विद्रोह का संदेश छिपा है, जो इसे प्रेरणादायक बनाता है।
यह फिल्म सिर्फ तेलुगु दर्शकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा में भी रिलीज हुई। इसने दक्षिण और उत्तरी भारत दर्शकों को जोड़ने का प्रयास किया। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की कमजोरी के बारे में। फिल्म का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसका विजुअल इफेक्ट्स। कई जगह सीजीआई अधूरा और कमजोर दिखाया गया है, खासकर युद्ध के बड़े दृश्यों और बैकग्राउंड में। दर्शकों ने सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर काफी ट्रोल भी किया। इतने बड़े बजट की फिल्म में वीएफएक्स की क्वालिटी कमजोर क्यों रही? फिल्म के पहले हाफ में कहानी आकर्षक लगती है, लेकिन दूसरे हाफ में कई जगह फिल्म खींचती हुई से महसूस होती है। कुछ दृश्यों में को छोटा किया जा सकता था ताकि फिल्म और कॉम्पैक्ट और तेज लगती। हालांकि फिल्म की आत्मा मजबूत थी, लेकिन कई मोड़ ऐसे थे जो दर्शक को पहले से अंदाजा लग जाते थे। ऐतिहासिक फिक्शन होने के बावजूद इसमें नएपन की कमी दिखाई दी। फिल्म में कुछ बेहतरीन कलाकार थे, लेकिन उन्हें पर्याप्त स्क्रीन टाइम या गहराई नहीं मिली। विरोधी किरदार कहीं कहीं सतही लगे। फिल्म में कई डायलॉग्स दमदार थे, लेकिन कुछ जगह संवाद सामान्य और फीके लगते हैं। वीर मल्लू जैसे किरदार और भी अधिक यादगार बन सकता था अगर हर दृश्य में मजबूत डायलॉग राइटिंग होती। 250 से 300 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने खर्च का केवल 30 से 35% ही वसूल कर सकी। डे वन की धमाकेदार कमाई के बाद फिल्म तेजी से गिरने लगी। कमजोर प्रचार, मिश्रित रिव्यू और प्रतिस्पर्धी फिल्मों की मौजूदगी ने भी इसे पीछे ढकेला। अगर अच्छाई और कमजोरी को तुलना में देखें तो साफ है, प्रस्तुति और भव्यता फिल्म की सबसे बड़ी ताकत रही। तकनीकी खामियां, वीएफएक्स, एडिटिंग इसे कमजोर बना गई। स्टार पावर और एक्शन दर्शकों को आकर्षित करते हैं, बॉक्स ऑफिस विफलता इसके प्रभाव को घटा देती है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि हरी हीरा वड़ा मल्लू एक ऐसी फिल्म है जिसमें अच्छाई और कमजोरियां दोनों ही बराबरी है। अच्छाई पवन कल्याण का करिश्मा, दमदार एक्शन, ऐतिहासिक कहानी और भव्य प्रस्तुति। कमजोर वीएफएक्स, धीमी गति, अधूरी कहानी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप। अगर तकनीकी पक्ष और मजबूती बनाया जाता और कहानी को थोड़ी और कसावट दी जाती तो यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट साबित हो सकती थी। फिर भी यह फिल्म दर्शाती है कि बड़े बजट और भव्य सेट से ज्यादा जरूरी है कसावट वाली कहानी, दमदार तकनीकी और निष्पादन और मजबूत पटकथा। दोस्तों, कुल मिलाकर यही थी हमारे इस मूवी पर कुछ रिव्यू। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। भारतीय सिनेमा में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी फिल्मों का एक अलग ही महत्व होता है। हरी हीरा वेरामलू भी एक ऐसी फिल्म में से एक है जिसमें वीरता, त्याग, प्रेम और संघर्ष की गाथा को बड़े पर्दे पर उतारा गया है। यह फिल्म 17वीं शताब्दी के समय की है, जब मुगल साम्राज्य अपने चरम सीमा पर था और दक्षिण भारत में स्वाधीनता की भावना धीरे धीरे जनमसान में पनप रही थी। फिल्म की कहानी वीरमल्लू नाम के एक डकैत से शुरू होती है। समाज उसे एक साधारण चोर समझता है, लेकिन उसके भीतर का उद्देश्य बहुत बड़ा है। वह सिर्फ स्वार्थ या धन कमाने के लिए चोरी नहीं करता, बल्कि अत्याचारियों से लूटकर पीड़ित और गरीबों में बांटता है। इसलिए आम जनता उसे अपना नायक मानती है। यही सोच उसे धीरे धीरे एक डकैत से जननायक और फिर विद्रोही योद्धा के रूप में स्थापित करती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हरी हीरा वेरामलू मूवी के बारे में एक डिटेल रिव्यू देंगे और बताएंगे कि यह मूवी कैसी है, आपको देखनी चाहिए या नहीं।
और अपना अनुभव भी इस पर प्रकट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कहानी की। तो फिल्म की शुरुआत मुगल साम्राज्य की वैभवशाली छवि के साथ होती है। दिल्ली और आगरा के किलों की शानो शौकत, बादशाह और उनके दरबारियों की राजनीति को दर्शाया गया है। इसी माहौल में दक्षिणी भारत की भूमि पर वीरमलु का प्रवेश होता है। वह छोटे छोटे काफिलों को लूटकर लोगों की मदद करता है। धीरे धीरे कहानी यह बताती है कि वीरमल्लू का असली मकसद केवल डकैत बने रहना नहीं है, बल्कि मुगल सल्तनत की निःशंस नीतियों का मुकाबला करना है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण यह है इसमें ऐतिहासिक तथ्यों और लोक कथाओं का मेल दिखाया गया है, जिससे कहानी दर्शकों के लिए रोमांचक बनती है। वीरमल्लू एक ऐसा किरदार है जिसमें विद्रोही स्वभाव के साथ साथ संवेदनशीलता भी झलकती है। एक तरफ वह तलवार और तीर से दुश्मनों को परास्त करता है, तो दूसरी तरफ मासूम बच्चों और गरीबों के आंसू पोंछता है। यही द्वंद्व उसका चरित्र और भी गहरा बना देता है। मुगल सल्तनत से टकराव। फिल्म का मुख्य टकराव वीरमल्लू और मुगल साम्राज्य के बीच होता है। मुगल दरबार को जब पता चलता है कि दक्षिण भारत में एक विद्रोही उनके खजानों और प्रतिष्ठा को चुनौती दे रहा है, तो वे उसे खत्म करने का आदेश देते हैं। इसके बाद कहानी में कई युद्ध योजनाएं और धोखे सामने आते हैं। मुगल बादशाह और उनके सेनापतियों को लगता है कि एक साधारण डकैत उनके लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वीरमल्लू उनकी नींव हिलाना शुरू कर देता है। फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब वीरमल्लू का मिशन सामने आता है। कोहिनूर हीरा को हासिल करना, या यह हीरा मुगल सल्तनत की ताकत और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। कहानी का बड़ा हिस्सा मिशन के इर्द गिर्द घूमता है। वीरमल्लू का मानना है कि अगर वह कोहिनूर को जनता के पास वापस लाएगा, तो यह एक प्रतीक बनेगा कि मुगल सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। इस मिशन में कई रहस्यमय घटनाएं, गुप्त सुरंगें, षड्यंत्र और राजमहल के भीतर की राजनीति दिखाई जाती है। कहानी केवल युद्ध और विद्रोह तक सीमित नहीं है, इसमें प्रेम की एक मधुर धारा भी बहती है। वीरमल्लू की प्रेमिका का किरदार फिल्म को भावनात्मक गहराई देता है। उनके बीच के रिश्ते में त्याग और संघर्ष साफ दिखाई देता है। इसके अलावा वीरमल्लू का अपने गुरुओं और साथियों के साथ नाता भी फिल्म की आत्मा को मजबूत करता है। फिल्म का क्लाइमेक्स सबसे रोमांचक हिस्सा है, जब वीरमल्लू मुगल किले में प्रवेश करता है और कोहिनूर तक पहुंचने की कोशिश करता है। तब कई अप्रत्यक्ष घटनाएं सामने आती है। तलवारों की टकराहट, धधकते युद्ध और भावनात्मक संघर्ष दर्शकों को स्क्रीन से बांध कर रखते हैं। क्लाइमेक्स में वीरमल्लू केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि जनता की आवाज़ बनकर उभरता है। चाहे वह जीत पाए या हार जाए, लेकिन उसका संदेश यही रहता है कि अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना ही सच्ची वीरता है। कहानी यह संदेश देती है कि एक साधारण इंसान भी अगर निडर होकर अन्याय के खिलाफ खड़ा हो, तो वह इतिहास बदल सकता है। वीरमल्लू का सफल डकैत से नायक और फिर स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाले योद्धा तक प्रेरणा देता है। यह फिल्म न सिर्फ एक ऐतिहासिक साहसिक यात्रा है, बल्कि इसमें भारतीय संस्कृति, परंपरा और आज़ादी की चाह की झलक भी मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के प्रस्तुति और निर्देशन के बारे में। भारतीय सिनेमा में जब भी कोई ऐतिहासिक पीरियड ड्रामा फिल्म बनती है, तो उस पर दर्शकों की उम्मीद स्वाभाविक रूप से बहुत बढ़ जाती है। हरिहरा वीरमल्लू उन्हीं फिल्मों में से एक है जिसे भव्यता, कहानी और तकनीकी प्रस्तुति के संतुलन के साथ तैयार किया गया है। निर्देशक क्रिस जगलार्मुडी इस फिल्म के पीछे की सबसे मजबूत कड़ी है।
उन्होंने इस फिल्म को केवल एक एक्शन ड्रामा के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास और लोक कथाओं से प्रेरित एक विजुअल अनुभव के रूप में रचा है। निर्देशक कृष्ण और का दृष्टिकोण इस फिल्म में साफ नजर आता है। उन्होंने कोशिश की है कि इस फिल्म केवल एक नायक की कहानी न बनकर उस दौर की राजनीतिक संस्कृति और संघर्ष भी झलक भी बने। फिल्म की हर फ्रेम में भव्यता और ऐतिहासिक गहराई झलकती है। किरदारों को सिर्फ संवाद से नहीं, बल्कि उन्हें हाव भाव, पोशाक और माहौल से जिंदा किया गया है। निर्देशक ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है कि कहानी रोमांचक हो, लेकिन अत्यधिक काल्पनिक न लगे। उनकी सबसे बड़ी सफलता यह है कि उन्होंने फिल्म को संतुलित रखा। कहीं भी कहानी दृश्य प्रभावों से बोझ तले दबती नहीं है और न ही तकनीकी पक्ष से आगे बढ़ता है। फिल्म की प्रस्तुति इतनी शानदार है कि यह दर्शकों को सीधे 17वीं शताब्दी के माहौल में खींच ले जाती है। भव्य सेट और लोकेशन, किले, दरबार, युद्ध भूमि और गांव के दृश्य बेहद असली लगते हैं। आर्ट डायरेक्शन ने फिल्म को ऐतिहासिक वैभव प्रदान किया है। कॉस्ट्यूम डिजाइन, वीरमल्लु, मुगल शासक, सेनापति और आम जनता, सभी के पहनावे इतने बारीकी से बनाए गए हैं कि दर्शक उस युग की असलियता को महसूस कर सके। सिनेमेटोग्राफी, कैमरा एंगल्स और लाइटिंग ने फिल्म को सिनेमाई वैभव दिया है। कई दृश्यों में वाइड शॉट्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिससे युद्ध और भी भव्य लगते हैं। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर, संगीत फिल्म का दिल है। जब युद्ध होता है तो गूंजते हैं ढोल, नगाड़े वाले माहौल को और तीव्र बना देते हैं। वहीं भावनात्मक दृश्यों में संगीत दिल को छू जाते हैं। फिल्म का एक बड़ा आकर्षण इसके एक्शन सीक्वेंस है। निर्देशक ने तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध दृश्य इतने दमदार तरीके से फिल्माए हैं कि वे दर्शकों की धड़कनें तेज कर देते हैं। एक्शन में रियल स्टंट्स और वीएफएक्स का शानदार संतुलन देखने को मिलता है। खासकर वह दृश्य जब वीरमल्लु मुगल किले में घुसता है, उसकी कोरियोग्राफी अद्भुत है। वीएफएक्स का उपयोग कहीं भी ओवरडोज की तरह नहीं लगता, बल्कि प्राकृतिक तरीके से कहानी को मजबूती देता है। निर्देशन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हर किरदार को बराबर महत्व दिया गया है। वीरमल्लु यानी पवन कल्याण को एक डकैत से योद्धा और फिर नायक तक का सफर इतने खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि दर्शक उससे जुड़ जाते हैं। मुगल दरबार के पात्रों को भी केवल विलेन की तरह नहीं दिखाया गया, बल्कि उनके राजनीतिक षड्यंत्र, मानसिकता और महत्वाकांक्षा को भी गहराई दी गई है। महिला किरदारों को भावनात्मक मजबूती दी गई है, जो फिल्मों को संतुलित बनाए रखता है। प्रस्तुति का सबसे प्रभावशाली पहलू है फिल्म की ऐतिहासिक को केवल बता नहीं देती, बल्कि दिखाती है। दरबार की राजनीति, शाही खजाने का वैभव और जनता का संघर्ष, यह सब इतने असली लगते हैं कि दर्शक खुद को उस युग का हिस्सा मानने लगते हैं। निर्देशक ने कोहिनूर हीरे जैसे प्रतीक को कहानी का केंद्र बनाकर फिल्म को और भी आकर्षक बना दिया गया। फिल्म में केवल युद्ध और राजनीतिक नहीं है, बल्कि प्रेम, त्याग और बलिदान की भावनाएं भी निर्देशक ने बारीकी से पेश किया है। प्रेम कहानी को हल्के अंदाज में नहीं, बल्कि गहराई और संघर्ष के साथ दिखाया गया है। कई दृश्य ऐसे हैं जहां संवाद कम और भावनात्मक अभिव्यक्ति ज़्यादा काम करती है। यह निर्देशक की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इतिहास आधारित फिल्मों को बनाना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें शोध, तकनीकी कौशल और कलात्मक दृष्टि तीनों का तालमेल चाहिए। उन्होंने फिल्म को केवल एक्शन एडवेंचर नहीं बनाए, बल्कि उसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चेतना का आईना बनाया।
उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि दर्शक फिल्म को देखते हुए भी बोर नहीं होते। निर्देशक कृषि जगलारमुड्डी की यह प्रस्तुति भारतीय सिनेमा के लिए एक कीमती योगदान कही जा सकती है। उन्होंने हरिहरा वीरामलू को एक सिनेमाई अनुभव दिया है जो दर्शकों को केवल मनोरंजन ही नहीं देता बल्कि इतिहास और संस्कृति से भी जोड़ता है। फिल्म का निर्देशन गहराई, भव्यता और भावनात्मक संतुलन का उत्तम उदाहरण है। प्रस्तुति इतनी प्रभावशाली है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी इसके दृश्य और संवाद लंबे समय तक दर्शकों की स्मृति में बने रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। हरिहरा जिसका फुल टाइटल है हरिहरा वीरामलू पार्ट 1 स्क्वाड वर्सेस स्पिरिट, वर्ष 2025 में रिलीज हुई तेलुगु ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म पवन कल्याण की वापसी का प्रतीक भी उम्मीद थी और इसे उच्च स्तर की तकनीकी प्रस्तुति के साथ बड़ी उम्मीदों के साथ पेश किया गया था। फिल्म का बजट लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच में अनुमान बताया गया है, जो इसे तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। यह गेम चेंजर जैसे अन्य बड़े प्रोजेक्टों के ठीक पीछे 8वें नंबर पर आता है। ऐसी भारी लागत फिल्मों में भव्य सेट, विस्तृत लोकेशन, उच्च स्तरीय वीएफएक्स और बड़े कलाकारों की फीस जैसी चीज़ों शामिल होती है। यह बजट दर्शाता है कि मेकर्स ने फिल्म को एक पैन इंडिया विशेषतावली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रस्तुति देने की महत्वाकांक्षा रखी है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 43 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, जो पवन कल्याण की फिल्मों में एक शानदार शुरुआत थी। केवल तेलुगु राज्यों से आए दिनों में भारी खर्च के बावजूद यह शुरुआत दर्शाती है कि स्टार की फैन फॉलोइंग और भारी प्रचार रणनीति ने शुरुआती उत्साह पैदा किया। वहीं एक अन्य रिपोर्ट में पहले दिन ग्रॉस कलेक्शन को 70 करोड़ बताया गया है, जो प्रीमियर शो और अलग अलग क्षेत्रीय खर्चों का कुल हो सकता है। तीसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म ने 9.86 करोड़ का कलेक्शन किया, शुक्रवार के मुकाबले बढ़त के साथ, लेकिन मध्यकालीन दर्शक रुचि की कमी का संकेत भी। सप्ताह का अंत आते यानी 7 दिन तक फिल्म ने लगभग 80.35 करोड़ का नेट इंडियन कलेक्शन कर लिया। फिर आगे सप्ताह में गिरावट तेज हो गई। 8वें दिन पर फिल्म केवल 35 लाख यानी 0.35 करोड़ की कमाई की। 2 सप्ताह बाद यानी 17वां दिन तक का नेट कलेक्शन 85.99 करोड़ 101.46 करोड़ ग्रॉस इंडियन कलेक्शन था। इसने बजट के लगभग 29-31% ही कवर किया। 14वें दिन में दुनिया भर के फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 114.22 करोड़ रहा, जिससे भारत का हिस्सा लगभग 99.72 करोड़ और विदेशी बाजारों में 14.50 करोड़ रहा। हालांकि यह आंकड़े फिल्म को तेलुगु सिनेमा की टॉप 10 में फिर भी ऊपर बनाए रखते हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से यह अप्रत्याशित रूप से कमजोर प्रदर्शन था। जब तुलना की जाए तो 250 से 300 करोड़ बजट में केवल 106 करोड़ की वसूली एक भारी घाटा दर्शाती है। यदि वाइज यानी विभेदित ग्रॉस, नेट और अंतर्राष्ट्रीय हिस्से को मिलाए, फिर भी फिल्म कुल बजट के करीब 35 से 40% तक ही पहुंच सकी। इसका मतलब यह है कि व्यावसायिक विफलता के दायरे में आती है। ट्रेंड्स और नेट और कलेक्शन की निरंतर गिरावट से प्रभावी होकर निर्माताओं ने टिकट की कीमत घटा दी ताकि दर्शकों को आकर्षित किया जा सके। इसके साथ ही प्रचार अभियान भी धीमा पड़ा, जिससे और अधिक गिरावट हुई।
जब फिल्म व्यावसायिक रूप से कमजोर साबित हो रही थी, वीएफएक्स की क्वालिटी पर भी आलोचना हुई। निर्देशक ज्योति कृष्णा ने स्वीकार किया कि कुछ सीजीआई काम कमजोर थे, मगर कहानी की आत्मा और कथानक में वह मजबूती बरकरार थी। रिलीज के लगभग एक महीने बाद फिल्म प्राइम वीडियो पर 20 अगस्त 2025 पर से उपलब्ध हुई। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म एक नया जीवन पा सकती है, जहां बिना बड़े तत्कालिक आर्थिक दबाव के दर्शकों के घर तक पहुंच बनाई। बजट लगभग 250 से 300 करोड़ के बहुत ही उच्च स्तर का उत्पादन। शुरुआती दिन में 43 से 70 करोड़ का ग्रॉस प्रभावशाली लेकिन टिकाऊ नहीं। रचना लगातार गिरावट, डे 7 तक 80 करोड़, डे 17 तक 86 करोड़ का नेट कलेक्शन। तो कुल मिलाकर बात करें व्यवसायिक मूल्यांकन, बड़े पैमाने पर घाटा, बजट का केवल 30 से 40% ही रिकवरी कर पाई। फिल्म की कमियां वीएफएक्स क्वालिटी, प्रचार में कमी, दर्शकों का घटता उत्साह। तो दोस्तों कुल मिलाकर फिल्म सिर्फ आंकड़ों से ही स्पष्ट है कि हरिहरा वीरामलू बजट और बॉक्स ऑफिस दृष्टिकोण से एक महंगी मिसफायर रही। लगभग 300 करोड़ के बजट में भी 100 करोड़ से अधिक कमाना प्रोडक्शन हाउस के लिए भारी वित्तीय झटका है। फिर भी इसे पीएमएवीओडी पर रिलीज करके फिल्म को एक दूसरा मौका मिला। भले सिनेमा हॉल में इसका असर कम था, डिजिटल दर्शकों के बीच इसका प्रभाव देखा जाना बाकी है। दोस्तों कुल मिलाकर यह फिल्म एक घाटे का सौदा हो रही है, क्योंकि इस फिल्म का बजट लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 100 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया, जिससे इसका रिकवरी लगभग 30 से 40% ही रिकवर हो गया इसका बजट, जो एक घाटे का सौदा लगता है। दोस्तों अब बात करते हैं मूवी की कमजोरी और उसकी अच्छाइयों के बारे में। भारतीय सिनेमा में पीरियड ड्रामा और ऐतिहासिक एक्शन फिल्मों का हमेशा एक खास महत्व रहा है। हरिहरा वीरामलू भी उसी श्रेणी की फिल्म है, जिसका बजट बहुत ही बड़ा था और जिसकी उम्मीद दर्शकों के और भी ज्यादा थी। इस फिल्म को लेकर स्टार पावर, भव्य सेट्स, ऐतिहासिक कहानी और निर्देशन की वजह से दर्शकों को काफी उत्सुकता थी। हालांकि रिलीज के बाद इस फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। आइए देखते हैं इसमें क्या अच्छाइयाँ थी और क्या कमजोरियाँ सामने आई। फिल्म की अच्छाइयों की बात करें तो पवन कल्याण का दमदार प्रदर्शन फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। इसका लीड एक्टर पवन कल्याण, उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना प्रभावशाली है कि दर्शक उनके एंट्री से लेकर क्लाइमेक्स तक जुड़े रहते हैं। वीरमलू के किरदार में उन्होंने करिश्माई और विद्रोही योद्धा की छवि को अच्छे से निभाया। उनके फाइट सीक्वेंस और इमोशनल डायलॉग्स दोनों ही दर्शकों को प्रभावित करते हैं। फिल्म का बजट बहुत ऊंचा रखा गया था और उसका असर आर्ट डायरेक्शन व सेट डिजाइन पर साफ दिखता है। मुगल दरबार, विशाल युद्ध भूमियां और राजमहल की सजावट बेहद आकर्षक लगती है। कॉस्ट्यूम बहुत बारीकी और ऐतिहासिक यथार्थ से मेल खाते हुए बनाए गए हैं। तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध के दृश्य प्रभावशाली है। निर्देशक ने कई जगह वास्तविक स्टंट्स का इस्तेमाल किया है, जिससे सीन्स और भी असली लगते हैं। खासकर किले में घुसपैठ वाले सीक्वेंस को दर्शकों ने खूब सराहा। युद्ध और एक्शन के दौरान बजता बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों की धड़कन तेज कर देता है। भावनात्मक दृश्यों में संगीत माहौल को और गहरा बना देता है। फिल्म का मूल प्लॉट एक डकैत से जननायक बनने तक की यात्रा और कोहिनूर हीरो के मिशन पर केंद्रित कहानी दर्शकों को आकर्षित करता है। इसमें त्याग, संघर्ष और विद्रोह का संदेश छिपा है, जो इसे प्रेरणादायक बनाता है।
यह फिल्म सिर्फ तेलुगु दर्शकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा में भी रिलीज हुई। इसने दक्षिण और उत्तरी भारत दर्शकों को जोड़ने का प्रयास किया। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की कमजोरी के बारे में। फिल्म का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसका विजुअल इफेक्ट्स। कई जगह सीजीआई अधूरा और कमजोर दिखाया गया है, खासकर युद्ध के बड़े दृश्यों और बैकग्राउंड में। दर्शकों ने सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर काफी ट्रोल भी किया। इतने बड़े बजट की फिल्म में वीएफएक्स की क्वालिटी कमजोर क्यों रही? फिल्म के पहले हाफ में कहानी आकर्षक लगती है, लेकिन दूसरे हाफ में कई जगह फिल्म खींचती हुई सी महसूस होती है। कुछ दृश्यों में को छोटा किया जा सकता था ताकि फिल्म और कॉम्पैक्ट और तेज लगती। हालांकि फिल्म की आत्मा मजबूत थी, लेकिन कई मोड्स ऐसे थे जो दर्शक को पहले से अंदाजा लग जाते थे। ऐतिहासिक फिक्शन होने के बावजूद इसमें नएपन की कमी दिखाई दी। फिल्म में कुछ बेहतरीन कलाकार थे, लेकिन उन्हें पर्याप्त स्क्रीन टाइम या गहराई नहीं मिली। विरोधी किरदार कहीं कहीं सतही लगे। फिल्म में कई डायलॉग्स दमदार थे, लेकिन कुछ जगह संवाद सामान्य और फीके लगते हैं। वीर मल्लू जैसे किरदार और भी अधिक यादगार बन सकता था अगर हर दृश्य में मजबूत डायलॉग राइटिंग होती। 250 से 300 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने खर्च का केवल 30 से 35% ही वसूल कर सकी। डे वन की धमाकेदार कमाई के बाद फिल्म तेजी से गिरने लगी। कमजोर प्रचार, मिश्रित रिव्यू और प्रतिस्पर्धी फिल्मों की मौजूदगी ने भी इसे पीछे ढकेला। अगर अच्छाई और कमजोरी को तुलना में देखें तो साफ है, प्रस्तुति और भव्यता फिल्म की सबसे बड़ी ताकत रही। तकनीकी खामियां, वीएफएक्स, एडिटिंग इसे कमजोर बना गई। स्टार पावर और एक्शन दर्शकों को आकर्षित करते हैं, बॉक्स ऑफिस विफलता इसके प्रभाव को घटा देती है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि हरी हीरा वड़ा मल्लू एक ऐसी फिल्म है जिसमें अच्छाइयाँ और कमजोरियाँ दोनों ही बराबरी है। अच्छाइयाँ पवन कल्याण का करिश्मा, दमदार एक्शन, ऐतिहासिक कहानी और भव्य प्रस्तुति। कमजोर वीएफएक्स, धीमी गति, अधूरी कहानी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप। अगर तकनीकी पक्ष और मजबूती बनाया जाता और कहानी को थोड़ी और कसावट दी जाती तो यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट साबित हो सकती थी। फिर भी यह फिल्म दर्शाती है कि बड़े बजट और भव्य सेट से ज़्यादा जरूरी है कसावट वाली कहानी, दमदार तकनीकी और निष्पादन और मजबूत पटकथा। दोस्तों, कुल मिलाकर यही थी हमारे इस मूवी पर कुछ रिव्यू। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। तीसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म ने 9.86 करोड़ का कलेक्शन किया, शुक्रवार के मुकाबले बढ़त के साथ, लेकिन मध्यकालीन दर्शक रुचि की कमी का संकेत भी। सप्ताह का अंत आते आते यानी 7 दिन तक फिल्म ने लगभग 80.35 करोड़ का नेट इंडियन कलेक्शन कर लिया। फिर आगे सप्ताह में गिरावट तेज हो गई। 8वें दिन पर फिल्म केवल 35 लाख यानी 0.35 करोड़ की कमाई की। 2 सप्ताह बाद यानी 17वां दिन तक का नेट कलेक्शन 85.99 करोड़ 101.46 करोड़ ग्रॉस इंडियन कलेक्शन था। इसने बजट के लगभग 29-31% ही कवर किया। 14वें दिन में दुनिया भर के फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 114.22 करोड़ रहा, जिससे भारत का हिस्सा लगभग 99.72 करोड़ और विदेशी बाजारों में 14.50 करोड़ रहा। हालांकि यह आंकड़े फिल्म को तेलुगु सिनेमा की टॉप 10 में
फिर भी ऊपर बनाए रखते हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से यह अप्रत्याशित रूप से कमजोर प्रदर्शन था। जब तुलना की जाए तो 250 से 300 करोड़ बजट में केवल 106 करोड़ की वसूली एक भारी घाटा दर्शाती है। यदि वाइज यानी विभेदित ग्रॉस, नेट और अंतर्राष्ट्रीय हिस्से को मिलाए, फिर भी फिल्म कुल बजट के करीब 35 से 40% तक ही पहुंच सकी। इसका मतलब यह है कि व्यावसायिक विफलता के दायरे में आती है। ट्रेंड्स और नेट और कलेक्शन की निरंतर गिरावट से प्रभावी होकर निर्माताओं ने टिकट की कीमत घटा दी ताकि दर्शकों को आकर्षित किया जा सके। इसके साथ ही प्रचार अभियान भी धीमा पड़ा, जिससे और अधिक गिरावट हुई। जब फिल्म व्यावसायिक रूप से कमजोर साबित हो रही थी, वीएफएक्स की क्वालिटी पर भी आलोचना हुई। निर्देशक ज्योति कृष्णन ने स्वीकार किया कि कुछ सीजीआई काम कमजोर थे, मगर कहानी की आत्मा और कथानक में वह मजबूती बरकरार थी। रिलीज के लगभग एक महीने बाद फिल्म प्राइम वीडियो पर 20 अगस्त 2025 पर से उपलब्ध हुई। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म एक नया जीवन पा सकती है, जहां बिना बड़े तत्कालिक आर्थिक दबाव के दर्शकों के घर तक पहुंच बनाई। बजट लगभग 250 से 300 करोड़ के बहुत ही उच्च स्तर का उत्पादन, शुरुआती दिन में 43 से 70 करोड़ का ग्रॉस, प्रभावशाली लेकिन टिकाऊ नहीं। रचना लगातार गिरावट, डे 7 तक 80 करोड़, डे 17 तक 86 करोड़ का नेट कलेक्शन। तो कुल मिलाकर बात करें व्यावसायिक मूल्यांकन, बड़े पैमाने पर घाटा, बजट का केवल 30 से 40% ही रिकवरी कर पाई। फिल्म की कमियां वीएफएक्स क्वालिटी, प्रचार में कमी, दर्शकों का घटता उत्साह। तो दोस्तों कुल मिलाकर फिल्म सिर्फ आंकड़ों से ही स्पष्ट है कि हरिहरा वीरामलू बजट और बॉक्स ऑफिस दृष्टिकोण से एक महंगी मिसफायर रही। लगभग 300 करोड़ के बजट में भी 100 करोड़ से अधिक कमाना प्रोडक्शन हाउस के लिए भारी वित्तीय झटका है। फिर भी इसे पीएमएवीओडी पर रिलीज करके फिल्म को एक दूसरा मौका मिला। भले सिनेमा हॉल में इसका असर कम था, डिजिटल दर्शकों के बीच इसका प्रभाव देखा जाना बाकी है। दोस्तों कुल मिलाकर यह फिल्म एक घाटे का सौदा हो रही है, क्योंकि इस फिल्म का बजट लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच है और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 100 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया, जिससे इसका रिकवरी लगभग 30 से 40% ही रिकवर हो गया इसका बजट, जो एक घाटे का सौदा लगता है। दोस्तों अब बात करते हैं मूवी की कमजोरी और उसकी अच्छाइयों के बारे में। भारतीय सिनेमा में पीरियड ड्रामा और ऐतिहासिक एक्शन फिल्मों का हमेशा एक खास महत्व रहा है। हरिहरा वीरामलू भी उसी श्रेणी की फिल्म है, जिसका बजट बहुत ही बड़ा था और जिसकी उम्मीद दर्शकों के और भी ज्यादा थी। इस फिल्म को लेकर स्टार पावर, भव्य सेट्स, ऐतिहासिक कहानी और निर्देशन की वजह से दर्शकों को काफी उत्सुकता थी। हालांकि रिलीज के बाद इस फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। आइए देखते हैं इसमें क्या अच्छाइयाँ थी और क्या कमजोरियाँ सामने आई। फिल्म की अच्छाइयों की बात करें तो पवन कल्याण का दमदार प्रदर्शन फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। इसका लीड एक्टर पवन कल्याण, उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना प्रभावशाली है कि दर्शक उनके एंट्री से लेकर क्लाइमेक्स तक जुड़े रहते हैं। वीरमलू के किरदार में उन्होंने करिश्माई और विद्रोही योद्धा की छवि को अच्छे से निभाया। उनके फाइट सीक्वेंस और इमोशनल डायलॉग्स दोनों ही दर्शकों को प्रभावित करते हैं। फिल्म का बजट बहुत ऊंचा रखा गया था और उसका असर आर्ट डायरेक्शन व सेट डिजाइन पर साफ दिखता है। मुगल दरबार, विशाल युद्ध भूमियां और राजमहल की सजावट बेहद आकर्षक लगती है। कॉस्ट्यूम बहुत बारीकी और ऐतिहासिक यथार्थ से मेल खाते हुए बनाए गए हैं। तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध
के दृश्य प्रभावशाली है। निर्देशक ने कई जगह वास्तविक स्टंट्स का इस्तेमाल किया है, जिससे सीन्स और भी असली लगते हैं। खासकर किले में घुसपैठ वाले सीक्वेंस को दर्शकों ने खूब सराहा। युद्ध और एक्शन के दौरान बजता बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों की धड़कन तेज कर देता है। भावनात्मक दृश्यों में संगीत माहौल को और गहरा बना देता है। फिल्म का मूल प्लॉट एक डकैत से जननायक बनने तक की यात्रा और कोहिनूर हीरो के मिशन पर केंद्रित कहानी दर्शकों को आकर्षित करता है। इसमें त्याग, संघर्ष और विद्रोह का संदेश छिपा है, जो इसे प्रेरणादायक बनाता है। यह फिल्म सिर्फ तेलुगु दर्शकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा में भी रिलीज हुई। इसने दक्षिण और उत्तरी भारत दर्शकों को जोड़ने का प्रयास किया। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की कमजोरी के बारे में। फिल्म का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसका विजुअल इफेक्ट्स। कई जगह सीजीआई अधूरा और कमजोर दिखाया गया है, खासकर युद्ध के बड़े दृश्यों और बैकग्राउंड में। दर्शकों ने सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर काफी ट्रोल भी किया। इतने बड़े बजट की फिल्म में वीएफएक्स की क्वालिटी कमजोर क्यों रही? फिल्म के पहले हाफ में कहानी आकर्षक लगती है, लेकिन दूसरे हाफ में कई जगह फिल्म खींचती हुई से महसूस होती है। कुछ दृश्यों में को छोटा किया जा सकता था ताकि फिल्म और कॉम्पैक्ट और तेज लगती। हालांकि फिल्म की आत्मा मजबूत थी, लेकिन कई मोड़ ऐसे थे जो दर्शक को पहले से अंदाजा लग जाते थे। ऐतिहासिक फिक्शन होने के बावजूद इसमें नएपन की कमी दिखाई दी। फिल्म में कुछ बेहतरीन कलाकार थे, लेकिन उन्हें पर्याप्त स्क्रीन टाइम या गहराई नहीं मिली। विरोधी किरदार कहीं कहीं सतही लगे। फिल्म में कई डायलॉग्स दमदार थे, लेकिन कुछ जगह संवाद सामान्य और फीके लगते हैं। वीर मल्लू जैसे किरदार और भी अधिक यादगार बन सकता था अगर हर दृश्य में मजबूत डायलॉग राइटिंग होती। 250 से 300 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने खर्च का केवल 30 से 35% ही वसूल कर सकी। डे वन की धमाकेदार कमाई के बाद फिल्म तेजी से गिरने लगी। कमजोर प्रचार, मिश्रित रिव्यू और प्रतिस्पर्धी फिल्मों की मौजूदगी ने भी इसे पीछे ढकेला। अगर अच्छाई और कमजोरी को तुलना में देखें तो साफ है, प्रस्तुति और भव्यता फिल्म की सबसे बड़ी ताकत रही। तकनीकी खामियां, वीएफएक्स, एडिटिंग इसे कमजोर बना गई। स्टार पावर और एक्शन दर्शकों को आकर्षित करते हैं, बॉक्स ऑफिस विफलता इसके प्रभाव को घटा देती है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि हरी हीरा वड़ा मल्लू एक ऐसी फिल्म है जिसमें अच्छाइयाँ और कमजोरियाँ दोनों ही बराबरी है। अच्छाइयाँ पवन कल्याण का करिश्मा, दमदार एक्शन, ऐतिहासिक कहानी और भव्य प्रस्तुति। कमजोर वीएफएक्स, धीमी गति, अधूरी कहानी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप। अगर तकनीकी पक्ष और मजबूती बनाया जाता और कहानी को थोड़ी और कसावट दी जाती तो यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट साबित हो सकती थी। फिर भी यह फिल्म दर्शाती है कि बड़े बजट और भव्य सेट से ज़्यादा जरूरी है कसावट वाली कहानी, दमदार तकनीकी और निष्पादन और मजबूत पटकथा। दोस्तों, कुल मिलाकर यही थी हमारे इस मूवी पर कुछ रिव्यू। आपको यह वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो के साथ।